नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे चुनावी बॉन्ड पर, यानी राजनीतिक पार्टियों को जो चुनावी चंदा मिलता है, जिसके ज़रिए राजनीतिक पार्टियां अपने चुनाव लड़ती हैं और अपने दूसरे कार्यक्रमों को चलाती हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि कौन कितना पैसा दे रहा है और किस लाभ को कमाने के लिए दिया जा रहा है, ये बात कहीं ना कहीं छुपाई जा रही है और ये जनता को इसका जानने का हक है या नहीं, ये बात अब सुप्रीम कोर्ट इसका निर्णय करेगा। आने वाले दिनों में इसका निर्णय आएगा और ये लगातार पिछले 8 साल से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और इसकी रोज़ाना सुनवाई चल रही है। हमारे बीच नरेश गुप्ता जी, इनसे चर्चा करते हैं। गुप्ता जी बताइए, इलेक्ट्रोल बॉन्ड आया था पारदर्शिता के, लेकिन इसमें अब हो क्या रहा है? देखिए, इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है उसके बारे में पहले भी बहुत चर्चाएं हुई है। ऐसा नहीं है कि 2018 में जो बीजेपी ने, मौजूदा सरकार ने जो इसको अधिसूचित किया, उससे पहले राजनीतिक पार्टी को चंदा नहीं मिलता था। यहाँ सबसे बड़ी जो बात एक और है, इसको समझ लेना चाहिए, ज़रूरी सभी को समझना चाहिए, देश की जनता को समझना चाहिए कि हमारे देश की जो राजनीति है, पहले एक समय था जब नेहरू के समय से लेकर के 1990 तक विशेष तौर से, और उसके 10-15 साल तक के बाद भी कह सकते हो आप, उस समय तक ये कहा जाता था कि अगर किसी को पूंजीपति कह दें हम कि पूंजीपति पार्टी है, तो पूंजीवाद के नाम पर वो गाली समझता था कि मेरे को पूंजीपति क्यों कहा, पूंजीवादी क्यों कहा। ये सिचुएशन थी। आज वो सिचुएशन उलट गई है, पलट गई है। आज कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल जो है, वो अपने आप को सबसे ज़्यादा पूंजीपतियों के नज़दीक पाता है। और पूंजीपतियों का हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश की राजनीति का पूंजीवादीकरण हो चुका है। इसको हम ये ऐसे समझने का प्रयास करें। आज देश की कोई भी राजनीतिक पार्टी पूंजीवाद से, पूंजीपतियों से अछूत नहीं है। अर्थात वो कोई भी फैसला ले, वो पूंजीपतियों के हित में ही फैसला लेगी, उनके खिलाफ नहीं जा सकती। एक बात तो ये है। इसका एक छोटा सा उदाहरण है। अभी टीएमसी की एक एमपी है महुआ मोइत्रा का बहुत मुकदमा चल रहा है, बहुत शोर मच रहा है और रोज टीवी लोग देख रहे हैं, अखबार भरे पड़े हैं कि उन्होंने एक उद्योगपति से पैसा लेकर के पार्लियामेंट के अंदर सवाल पूछा। ये आरोप लगा है। अब आरोप को फ्री फंड का तो लग नहीं गया है। जिसने आरोप लगाया है वो तो चलो मान लीजिए कि उसने विरोधी पार्टी होने की वजह से लगा दिया, सत्तारूढ़ पार्टी होने की वजह से लगा दिया, लेकिन जिस व्यक्ति को लेके लगाया है उस व्यक्ति ने भी हाँ भर ली। उस व्यक्ति ने भी कह दिया हाँ मैंने दिया है। हीरानंदानी ने जो गुजरात के हैं, उन्होंने भी कह दिया हाँ दिया है मैंने। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इतना खुला चैलेंज, खुला नंगा नाटक पैसे देने का। यानी एक एमपी को, एक सांसद को पैसा दिया जा रहा है कि वो उसके हित में जो उसकी नीतियां हैं, जो उसकी उद्योग नीतियां हैं, या उसको व्यापारिक लाभ किस चीज़ में हो सकता है, उस बात को लेकर के वो उसकी फीस दे करके और पार्लियामेंट के अंदर तैयार करता है कि वो सांसद जो है सवाल मेरे लायक का पूछे। ये सिचुएशन आ गई है। इसमें सिर्फ खाली एक पार्टी का मामला नहीं, अगर कोई निर्दलीय उम्मीदवार भी है, जहाँ तक कि उसको ऊपर भी ये आरोप है कि वो वहाँ पर जो है उन्हीं पूंजीपतियों के लिए सवाल करते हैं जिससे उनको फ़ायदा हो। तो ये एक छोटा सा उदाहरण हमारे को साबित कर रहा है कि आज जो हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं वो पूरी तरह से पूंजीवाद के कब्जे में जा चुकी हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि विशेष तौर से जो सत्ता में होती हैं, सत्तारूढ़ पार्टियां हैं, या जो स्टेट के अंदर जो प्रांतों में सरकारें जो हैं, जिन की भी सरकारें हैं, हमेशा पूंजीपतियों की नज़र उन पर लगी रहती है, क्योंकि उनसे उन्होंने ज़मीन खरीदनी है, लाइसेंस लेने हैं, पट्टे लेने हैं, सब्सिडी लेनी है, लोन करवाना है, फिर लोन माफ़ करवाना है और ना जाने कितने प्रकार की सुविधाएं हासिल करनी है। तो ऐसी अवस्था में जो पूंजीपति वर्ग है वो इन्हें दान देता है। वो पहले भी देता था, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या हुई, सरकार में 2018 में इस सरकार ने, मोदी सरकार ने इसको पूरी तरह खुला ही कर दिया कि भाई लेते तो हैं, इससे ज़्यादा बढ़िया ये है
कि इसको हम नोटिफाइड कर देते हैं कि भी ये जायज़ होगा। उसमें सिर्फ 20,000 रुपये तक का जो चंदा है जिसको देगा नगद, उसको तो उसका तो कोई नाम ही नहीं है। भाई क्यों दिया, बताने की जरूरत नहीं है। बताने की ज़रूरत ही नहीं है। 20,000 से ज़्यादा 20,000 से ज़्यादा देगा, उसकी लिस्ट उनके पास होती है जिसको दिया है, लेकिन इसको जानने का अधिकार नागरिकों के पास नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये है जो आप सवाल पूछ रहे हैं। 20,000 से ज़्यादा का चंदा भी जो दिया गया, यानी उसको भी नागरिकों को जानने का अधिकार नहीं है, यही सवाल है। ये सवाल इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जानने का अधिकार पूरी तरह से है। हमारे देश के अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी भी कहा है कि नागरिकों को ये जानने का अधिकार नहीं है कि चंदा किसने दिया। किसने दिया? ये बिल्कुल गलत है, इलीगल है, बिल्कुल एक तरह से अमान्य, लोकतांत्रिक है। ये लोकतांत्रिक है। क्यों है लोकतांत्रिक? क्योंकि वो जो चंदा दिया जा रहा है राजनीतिक पार्टियों को, वो क्या मतलब क्या मंदिर बनाएगी? वो उसके अंदर बाकायदा वो राजनीति पे चुनाव में खर्च करेगी और वो खर्च करके लोगों से वोट लेगी। तो चुनाव के अंदर उस पैसे का प्रभाव पड़ेगा और पैसे का प्रभाव पड़ेगा तो वोट भी मिलेगा और वोट मिलेगा तो सरकार बनेगी। तो जनता को ये जानने का अधिकार तो होना ही चाहिए कि इसके बाद पैसा कहाँ से आया, कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है, कौन दे रहा है। हाँ। अगर ये जनता के पास ये अधिकार ही छीन लिया। अब रेवड़ियों की बात आ रही है कि रेवड़ियाँ क्यों बांट रहे हैं, रेवड़ियाँ नहीं बांटनी चाहिए, इस पर तो प्रश्न उठ रहा है। ये क्या है, ये जो पूंजीपति रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, पूंजीपति पार्टियों को, अपनी पार्टियों को, राजनीतिक पार्टियों को, सत्तारूढ़ पार्टियों को जो बांट रहे हैं, ये तो रेवड़ी का भी रेवड़ा है। ये तो रेवड़ा है। जब रेवड़ियों की मतलब तो प्रतिबंध लगाया जा सकता है तो रेवड़े में क्यों नहीं लगाया जा सकता? तो ये पूरी तरह से लोकतांत्रिक कदम है हमारी सरकार का, हमारे सरकार का अटॉर्नी जनरल का ये कहना कि जनता को जानने का अधिकार नहीं है। इससे पूरी राजनीति की व्यवस्था तय हो रही है, चुनाव पूरे तय हो रहे हैं। डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा जो उत्सव है चुनाव, वो चुनाव तय होते हैं। अच्छा, चुनाव इतना खर्चीला हो गया है। हाँ। अब आज के दौर में, पहले बहुत कम पैसे में चुनाव लड़ा था, लेकिन हम देखते हैं कि राजनीतिक पार्टी इतने दफ्तर खोल देती है, इतने कार्यकर्ता लगाती है, इतना प्रचार करती है, और मतलब जो चुनाव आयोग ने एक लिमिट तय कर रखी है, उस लिमिट की तो बात ही छोड़िए, उससे पता नहीं कितने गुना खर्च होता है पैसा। हाँ, बिल्कुल। तो वो अपार पैसा जो आता है, 30,000 से ज़्यादा चुनावी चंदा जो जनता को जानने का अधिकार सरकार कह रही है अपने अटॉर्नी जनरल के माध्यम से, बिल्कुल लोकतांत्रिक है और ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला कदम है। बिल्कुल बढ़ावा देने वाला कदम तो है ही। चुनाव आयोग ने, हमारे देश के चुनाव आयोग ने एक वो तय किया हुआ है कि एक एमपी के इलेक्शन में कितना करोड़ खर्च सकते हैं, एमएलए के में कितना कर सकते हैं, निगम पार्षद में कितना खर्च सकते हैं, सब में तय किया हुआ है। लेकिन उससे 10-10, 20-20, 50-50, 100-100, 200-200 गुना खर्च होता है। अब सवाल इस बात का है कि उसके ऊपर कभी जांच नहीं होती। जांच किसकी होती है? जो हमेशा विपक्ष में होता है कि तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया। जबकि सत्तारूढ़ पार्टी का कोई भी उम्मीदवार जब खर्च करता है उससे कभी नहीं पूछा जाता। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो ये है, और चुनाव आयोग की सबसे बड़ी कमजोरी भी ये है। एक बात। दूसरी बात ये है कि वो पैसा जो चुनाव आयोग द्वारा तय सीमा से ज़्यादा खर्च किया जा रहा है, वो ये जो चुनावी फंड से आया हुआ पैसा है, चुनावी बॉन्ड से पैसा आया हुआ है, ये वो होता है। ऐसे कितने खर्चे हैं, जैसे पैसा बांटना है, शराब बांटनी है या एडवर्टाइजमेंट करना है, वो क्या दिखाते हैं? उम्मीदवार के पैसे से नहीं दिखाते, बल्कि उम्मीदवार का कोई समर्थक है उसकी तरफ से दिखा देते हैं। समर्थक की ओर से दिखा देते हैं। जबकि समर्थक 10 रुपये नहीं खर्चता, कोई समर्थक 10 रुपये नहीं खर्चता। जो आपने कहा कि भाई पहले इतना खर्चा नहीं होता था पार्टियों का, आज ज़्यादा खर्च हो रहा है। आज जो ज़्यादा खर्च इसलिए हो रहा है, पहले जो हमारे नेता लोग थे, राजनीतिक जो पार्टियों के लोग थे, वो आम जनता से जुड़े हुए होते थे, ज़मीनी नेता मानते थे। आज ज़मीनी नेता का मतलब होता है प्रॉपर्टी डीलर, जो ज़मीन के मालिक हैं। पहले ज़मीनी का मतलब था जो आम जनता की समस्याओं से जुड़कर उनके लिए लड़ते थे, भिड़ते थे, बात करते थे। आज ज़मीनी नेता का मतलब है जो ज़मीनों का मालिक है, प्रॉपर्टी डीलर है, बिल्डर्स है, कॉलोनाइजर्स है। वही लोग पार्टी की टिकट लेते हैं, लेने में सफल होते हैं, और उन्हीं को ज़मीनी नेता कहते हैं, क्योंकि वो बहुत आराम से पैसा बांटते हैं। प्रशासन के लोगों को पैसा बांटते हैं, ब्यूरोक्रेट्स को पैसा बांटते हैं, पुलिस को पैसा बांटते हैं, आम गरीब जनता जो वहाँ पर झोपड़ी वाले हैं उनको पैसा बांटते हैं, खूब शराबे उड़वाते हैं,
और वो अपना नाम कभी फ्रंट पे आने नहीं देते। तो ये जो पैसा जो आज जो ज़्यादा खर्चीला हो रहा है, इसी कारण से आप देखेंगे अब से 40 साल पहले भारत में निर्दलीय उम्मीदवार जीत के आते थे एमपी। आज निर्दलीय जो है कि एक निगम पार्षद भी जीत नहीं सकता, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है जीतना। बहुत मुश्किल है। प्रधान निर्दलीय नहीं जीत सकता। यानी कोई आम आदमी अगर चुनाव में लड़ना चाहे हाँ। तो इतना खर्चीला चुनाव है हाँ। कि वो तो सामना कर पाने की स्थिति में ही नहीं होगा हाँ। आज की डेट में। बिल्कुल हो ही नहीं सकता। अच्छा, इसमें एक बात और है कि ये तो सही बात है, आपने कहा कि जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, चाहे वो केंद्र में चाहे वो राज्यों में, उनको ही ये मैक्सिमम चंदा मिला। अभी 18 से 2022 तक चंदे का एक आंकड़ा आया है कि 9208 करोड़ रुपया जो चंदा इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए मिला, उसका 57% जो है बीजेपी पार्टी को मिला। यानी पूरी वो इस गुप्त चंदे को लेने में सबसे अव्वल नंबर की पार्टी रही है। बिल्कुल। उसके बाद स्टेट की पार्टीज हैं, चाहे टीएमसी है, बीआरएस ये है। तो चुनाव बांड के माध्यम से मिला है। चुनाव बांड की जो चुनाव बांड से अलग मिलता है, उसकी बात नहीं उसका है। गिनती तो है ही नहीं, उसकी अभी बात नहीं हो रही है। हाँ। ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बात हो रही है। हाँ। और उसमें भी एक रास्ता पार्टियों ने निकाल लिया है। हाँ। यानी 20,000 से नीचे देने का यदि मान लो कोई बताने की जरूरत नहीं, तो उसका रास्ता है कि हमने अमुक आदमी के नाम 19,999 रुपये दिखा दिया, बस तो वो भी रास्ता उन्होंने निकाला हुआ है। शाम तक 500 रसीद काट देंगे यानी अलग अलग नामों की। यानी राजनीतिक पार्टियां, यानी हमने कोई कार खरीदी है, आम लोगों ने कुछ खरीदा है, तो उससे पूछ लिया जाएगा कि आपके पास ये कैसा कहाँ से आया, आप बताइए। लेकिन राजनीतिक पार्टियां जिस पारदर्शिता की बात करती हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियों पर ये दायित्व नहीं कि वो इस मामले को गोपनीय रखना चाहती है कहीं ना कहीं, और गोपनीय रख के वो अपनी मनमानी यानी इस देश की डेमोक्रेसी को कमज़ोर कर रही हैं और देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। अभी ये बात आरबीआई ने भी कहा कि इससे एक मनी लॉन्ड्रिंग है उसको बढ़ावा मिल सकता है। कैसे मिल सकता है? मान लो कि किसी धनी व्यक्ति ने, किसी कॉरपोरेट सेक्टर के व्यक्ति ने 100 करोड़ रुपए किसी अमुक पार्टी को दिया, ये लो जी 100 करोड़ रुपए, और 100 करोड़ लेके उसको कहा कि भाई 50 करोड़ तुम लग दो, 50 करोड़ रुपए मुझे वापस कर दो। उसका तो 50 करोड़ रुपये वाइट हो गया। तो ये भी एक इससे इस रूप में भी बढ़ावा मिल सकता है। यानी 100 करोड़ दिया तो वो कह सकता है मुझे 90 करोड़ ले लो, 10 करोड़ तुम ले लो। तो इससे भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिल सकता है। यानी एक मनी लॉन्ड्रिंग, उसका पैसा सफ़ेद होने की भी क्या एक मशीन बन गई है इस तरह की। ये तो जो आप कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन इसमें जो सबसे बड़े आश्चर्यजनक बात ये है, इस इलेक्ट्रिक बॉन्ड के मामले को लेके जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर की है, वो कम्युनिस्ट पार्टी ने की है, कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम ने की है, और इसके अलावा प्रशांत भूषण उसके एडवोकेट हैं, और इसके अलावा एक दो आदमी और हैं जिन्होंने याचिका एसोसिएशन, हाँ वो जो एडीआर है उसने किया है। लेकिन सवाल इस बात का है कि इस इलेक्ट्रल बॉन्ड का खिलाफत आप ये देखिए कि राजनीतिक भाई जो आपस में मतलब दिखाई दे रहे हैं, चोर चोर मोसेरे भाई, कांग्रेस चुप है। मतलब बीजेपी को हम क्या कहें, कांग्रेस चुप है इस बारे में। कांग्रेस ने, क्योंकि उसको पता है कि कल मैं सत्ता में आई तो ये जो पैसा 57% है आज बीजेपी को मिल रहा है, ये 57% मेरे को मिलेगा। और इसी प्रकार से टीएमसी, इसी प्रकार से लालू यादव, इसी प्रकार से जनता दल यू, इसी प्रकार से राकपा और तमाम हिंदी जब सब पार्टियां हैं वो सब इस मामले में चुप है। वरना अगर ये सब अगर उनको गलत लगता कि गलत है तो वो कोर्ट में आती, भारी विरोध होता, वो पार्लियामेंट में विरोध करती, लेकिन नहीं करती। इसका मतलब क्या है, चोर चोर मुसेरे भाई। ये कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों में एक इस गोपनीय तरीके से चंदा लेने में मतलब एक राय जैसी लगती है। बिल्कुल एक राय सबकी बनी हुई है। और पूंजीपति ने सबको खुश कर रखा है, जिसकी जितनी ताकत है, जिसकी जितनी ताकत है उसको खुश कर रखा है। मुझे अच्छी तरह याद है इस जब हरकिशन सुरजीत सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी थे, उस समय जब जिंदा थे वो, 2000 से पहले की बात है। एक बार 1997 में जब गुजराल साहब की सरकार आई थी, देवगौड़ा सरकार आई थी, ये उस समय की बात है। हमारे जो टाटा, जो रतन टाटा हैं, टाटा की तरफ से सीपीएम को 50 लाख रुपया दिया गया था, 50 लाख रुपया चेक भेजा। और उस समय पर वो अखबार में खबर आई थी, मुझे अच्छी तरह याद है आज भी, बहुत पुरानी बात होगी हालांकि याद है। वो सीपीएम पार्टी ने 50 लाख रुपए का चेक जो है वापस कर दिया। कारण इंद्रजीत गुप्ता गृह मंत्री थे और कृषि मंत्री थे चतुर्नारायण मिश्र।
वो कम्युनिस्ट पार्टी के दोनों के दोनों मेंबर थे। तो दोनों मतलब उससे पहले हमने कभी नहीं सुना था कि कम्युनिस्ट पार्टी को कोई पूंजीपति चंदा देता है। तो पहली बार जो है पूंजीपतियों को कम्युनिस्ट पार्टी को चंदा देते हुए हमने देखा। कम्युनिस्ट पार्टी ने तुरंत वहाँ मीटिंग करी, अपनी सेंट्रल कमेटी की मीटिंग बुलाई और उसमें फैसला लिया गया कि 50 लाख रुपए का चेक टाटा को वापस कर दो, और 50 लाख रुपए का चेक वापस कर दिया। लेकिन आज मैं समझता हूँ आज कहीं ना कहीं यहाँ भी गड़बड़ है। बेशक सीपीएम पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर की है, लेकिन मैं सहमत नहीं हूँ। मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं आज जो है केरल के अंदर ख़ास तौर से जो है किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई तरीके से, चाहे बड़ा पूंजीपति ना दे रहा हो, अडानी अंबानी ना दे रहे हो, लेकिन दूसरे कोई ना कोई ज़रूर उनको भी दे रहे हैं। छोटे पूंजीपति व्यवसायी लोग जो है वो उनको दे रहे हैं और उनके लिए काम कर रहे हैं। तो आज पारदर्शिता जो है ना होने के कारण पता नहीं लग रहा है। तो ये एक इतना बड़ी मतलब ऐसा गलत ट्रेंड देश में चला है कि अब देश में जनता का राज मत समझो आप। जो लोग ये कहते हैं जनता का राज है, जनता का राज है, डेमोक्रेसी है, जनता वोट देती है, जनता सरकार बनाती है, जनता जिसको चाहती है, गलत कह रहे हैं, झूठ बोलते हैं। जनता का सरकार नहीं है, पूंजीपतियों की सरकार है। पूंजीपति जिसे चाहे उसको बनाते हैं। जनता के अंदर जो जुबान है, उसकी जुबान पर कौन सा शब्द बोलना है, उसके मुंह से क्या निकालना है, ये पूंजीपति तय करता है। उसका मीडिया तय करता है। सारे मीडिया में पूंजीपतियों का कंट्रोल है। वो जो चाहे पब्लिक से कुहा सकते हैं। पब्लिक को तो पब्लिक अब ये लगाइए, पब्लिक से अगर सरकार बनती तो 83 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, 5 किलो राशन दिया जाता है। 5 किलो राशन दिया जा रहा है। गरीबी कहाँ दूर हो रही है? अगर गरीबी हो तो 83 करोड़ लोगों को राशन क्यों दें? आंकड़ों में दूर होती है गरीबी, आंकड़ों में दूर होती है। अब मान लो वो उनका 54 करोड़ लोगों का जो है वो जीरो बैलेंस के ऊपर खाते खुल गए, उससे क्या होगा? मतलब उससे पैसे वाले बन गए, खाता खुलने से पैसे वाले बन गए क्या? लेकिन उनको इसी बात में खुशी है कि हमको अगर 100 रुपये मिल गया सरकार की तरफ से, 200 रुपये मिल गया। इतनी हालत ख़राब हो गई है लोगों की, मतलब गरीब आदमी का जो स्वाभिमान है इस कदर ख़त्म हो गया है कि वो 200 रुपये भी खुश है। यानी जैसे एक भिखमंगे को अगर हम 10 रुपये भी दे दें, वो कहता अरे बाबा भगवान तुम्हारे को सुखी रखे। और ऐसे अगर हम उसको 10 पैसे देते हैं, वो उसमें भी कहेगा चलो ठीक है। तो अगर 10 रुपये दे दे तो कहेगा भगवान तुम्हें सुखी। तो ये हालत हमारे देश के लोगों की आत्मसम्मान पहुँच गई है। तो डेमोक्रेसी नहीं है इस देश के अंदर। जो है कोई ये कहे डेमोक्रेसी है, जनता का राज है, जनता चुन चुन के भेज रही है, ये इससे बड़ी गलतफहमी इस देश के अंदर कोई नहीं है। और इस सरकार ने तो पूरी तरह से सिखा दिया है कि इस देश के अंदर डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। जो पूंजीपति चाहेगा वही फैसला होगा, उसी सरकार बनेगी। यानी इस बात का हम अंत करें तो इस देश में डेमोक्रेसी पर जो पूंजी तंत्र पूरे तौर पर हावी हो चुका है, और जो ये मुद्दा है कि जनता को राजनीतिक चंदा जो गुप्त रखा गया है, जिसमें कोई पारदर्शिता नहीं, ये जनता को जानने का अधिकार है ताकि जनता को ये पता लगे कौन कितना चंदा दे रहा है और कब दे रहा है। ये अधिकार है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगी, हमें उम्मीद है। और लोगों की ये राय है, और बहुत से लोगों से हमने बात की तो लोगों की यही राय है कि जनता को चुनावी चंदे के बारे में किसको कौन कितना दे रहा है ये जानने का अधिकार है। इससे भ्रष्टाचार भी दूर होगा और इससे हमारी जो डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस है वो भी मजबूत होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।